जनवरी 2022। 9 साल का कुलदीप अपने घर से बाहर खेलने जाता है। शाम हो जाती है, वो घर वापस नहीं आता और फिर पता चलता है कि उसे किसी ने किडनैप कर लिया है। किडनैपिंग, जासूसी और कत्ल की एक अजीब कहानी। इस कहानी को अंजाम देने वाले इतने शातिर थे कि खुद पुलिस भी समझ नहीं पाई और फिर वो टाइम आया जब पुलिस ने भी हाथ खड़े कर दिए। लेकिन उस पिता ने हार नहीं मानी जिसका बेटा किडनैप हुआ था। अपने 9 साल के बेटे का अपहरण और तमाम कोशिशों के बाद भी ना कोई सुराग मिल रहा था और ना ही किसी भी तरह की कोई जानकारी और ना ही पुलिस कोई प्रयास कर रही थी। तब वही पिता अपने बेटे को बचाने के लिए खुद जासूस बनते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि तमाम कोशिशों के बाद भी वो अपने बेटे को बचा नहीं सके। आज की इस कहानी में कई ऐसी चौंकाने वाली बातें सामने आई जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। मात्र 9 साल के बच्चे की किडनैपिंग और फिर हत्या। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद शायद आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी कई क्राइम की सच्ची कहानियां हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमें लाइक कमेंट जरूर करें ताकि हम ऐसी नई और वीडियोस आप तक आगे भी लाते रहें। आज की ये कहानी है यूपी के आगरा से। आगरा के इरादत नगर में एक परिवार रहता है। उस परिवार के मुखिया गब्बर सिंह का बेटा कुलदीप 23 जनवरी 2022 को अचानक ही कहीं गायब हो जाता है। 9 साल का कुलदीप पहली कक्षा में पढ़ रहा था। 23 जनवरी के दिन कुलदीप घर के बाहर बच्चों के साथ कहीं खेल रहा था। अब शाम होती है और कुलदीप के घर वाले उसे ट्यूशन पढ़ने को भेजने के लिए बाहर देखते हैं। जिस जगह पर वो खेल रहा था वहां जाने पर कुलदीप नहीं मिलता। अब जिन बच्चों के साथ वो खेल रहा था उन बच्चों से पूछा जाता है, पर किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं था। अब और टाइम बीतता है और हैरान परेशान कुलदीप के पिता उसे कई घरों में जाके पूछते हैं, पर शाम हो जाती है और कुलदीप का कहीं कोई पता नहीं चलता। और आखिरकार बहुत ढूंढने के बाद वो लोग पुलिस को इसकी सूचना देते हैं और कुलदीप की एक मिसिंग रिपोर्ट की जाती है। इस मिसिंग रिपोर्ट के बाद अब पुलिस अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। उस फैमिली के सभी मेंबर्स, आस पड़ोस और दूर दराज के रिश्तेदारों तक पूछताछ होती है। कुलदीप के पिता गब्बर सिंह का किसी से कोई विवाद, कोई पारिवारिक दुश्मनी, ऐसी तमाम बातों की छानबीन होती है। पर परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था। उन लोगों की किसी के साथ किसी भी तरह की कोई विवाद या दुश्मनी नहीं थी और काफी छानबीन के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। पुलिस ने उनसे पूछा कि कोई रैंसम फिरौती कॉल आया, तो वो बताते हैं कि नहीं, उनके पास कोई फिरौती कॉल नहीं आया। अब पुलिस ये जानने की कोशिश करती है कि कहीं बच्चे से किसी का कोई झगड़ा हुआ है, पर ऐसा भी कुछ नहीं था। इस तरह एक एक दिन करके वक्त निकलता गया, पर कुलदीप का कहीं कोई पता नहीं मिला और ना ही कोई रैंसम कॉल अब तक उन लोगों के पास आया था। ऐसे में सवाल ये था कि कुलदीप को किडनैप किसने किया होगा। कोई दुश्मनी भी नहीं थी, तो ऐसे में पुलिस ने तो यही मान लिया कि किसी से नाराज होकर कुलदीप खुद ही कहीं चला गया होगा, क्योंकि अगर किडनैपिंग होती तो कोई रैंसम का कॉल जरूर आता। और इस तरह एक एक दिन बीतते जा रहे थे। पुलिस भी अब शांत हो गई थी, पर कुलदीप के पिता चुप नहीं रहे। उनकी बेचैनी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। रात की नींद उड़ गई थी। पूरी फैमिली का बुरा हाल था कि उनका बेटा अचानक ही कहीं गायब हो गया है और किसी को भी कुछ पता नहीं। जाहिर है, एक माता पिता के लिए उनके बच्चे से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं हो सकता। अब वक्त बीतता जा रहा था। लगभग 1 हफ्ता पूरा हो चुका था, पर कुलदीप की कोई खबर नहीं थी। पुलिस ने छानबीन का दावा तो किया, लेकिन मिला कुछ नहीं। ना कोई सुराग और ना ही किडनैपिंग की कोई वजह। अब हर तरीके से गब्बर सिंह अपने बच्चे को खोजने में नाकाम हो गए थे। इसीलिए थक हार कर अब उन्होंने खुद ही जांच करने का फैसला किया। खुद ही अपने बच्चे को तलाशने के लिए वो जासूस बन गए और अपने एक करीबी रिश्तेदार के साथ मिलकर अपने बेटे कुलदीप की छानबीन में जुट गए और उसे जल्दी ही ढूंढने के लिए उन्होंने एक तरकीब निकाली। उन्होंने आसपास के सभी इलाकों में अपने बच्चे की मिसिंग होने के पोस्टर लगवाए और वो मिसिंग पोस्टर्स उन्होंने सोशल मीडिया पर भी पोस्ट किए। उसमें कुलदीप की फोटो लगाने के साथ लिखा था कि किडनैप हुए बच्चे का सुराग देने वाले को 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये सब करने के बाद अब गब्बर सिंह को यकीन था कि उन्हें कहीं से कोई मदद तो जरूर मिलेगी और आखिरकार उनकी इन्हीं कोशिशों की वजह से एक दिन तारीख 5 फरवरी 2022 इस घटना के लगभग 13 दिन बाद उनके घर पर अचानक ही एक रहस्यमयी लेटर उन्हें मिलता है। उस लेटर में लिखा था कि अगर
तुम अपने बच्चे को जिंदा चाहते हो तो 35 लाख रुपए तैयार कर लो। इस लेटर में एक खास बात का जिक्र करते हुए लिखा था कि तुम्हें जिस जगह पर ये पैसे पहुंचाने हैं वहां पर एक शीशम का पेड़ है और उसी पेड़ पर तुम्हें वो पैसों भरा बैग लटका देना है। अब ये लेटर आने के बाद गब्बर सिंह ये बात तो समझ ही गए थे कि उनका मैसेज किडनैपर्स तक पहुंच गया है, लेकिन वो कौन है, उनके बेटे के साथ उन्होंने क्या किया, अभी वो कहाँ है, ऐसा कुछ पता नहीं चला। लेकिन उस लेटर के मिलते ही आसपास के लोग उनके साथ मिलकर कुलदीप की तलाश में जुट गए। साथ ही जो लोग उनके सपोर्ट में आए थे उनसे हुई बातचीत में गब्बर सिंह ने उन्हें बताया कि 35 लाख रुपए उनके लिए बहुत बड़ी रकम है, जिसे इकट्ठा करना उनके लिए बड़ा ही मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा बेटा उन लोगों के पास है, इस बात को मैं कैसे मान लूं, क्योंकि उन्होंने ना कोई फोटो और ना ही कोई वीडियो मुझे भेजा है। फिर कैसे मैं उन लोगों पर भरोसा करूं। अब इस पहले लेटर के 4 दिन बाद तारीख 9 फरवरी को दूसरा लेटर उन्हें मिलता है। उस लेटर में रैंसम की रकम 35 लाख से कम करके 25 लाख कर दी गई थी और साथ में कुलदीप ने जो टोपी पहनी थी वो टोपी भी उन्हें उस लेटर के साथ मिलती है। लेकिन ये लेटर किसने और कब भेजा है कुछ पता नहीं था, क्योंकि ये दोनों लेटर्स उन्हें उन्हीं के घर के आंगन में पड़े मिले थे। उनके घर के मेन गेट पर तमाम पहरेदारी के बाद भी कुछ पता नहीं चला, ना ही उस इलाके में कोई नया संदिग्ध दिखाई दिया। इससे उम्मीदें तो कम हो रही थी, लेकिन ये यकीन बढ़ रहा था कि किडनैपर जो कोई भी हो वो हम पर नजर जरूर रखता है, तभी उसे रैंसम फिरौती की रकम कम कर दी है और बच्चे की टोपी भी सबूत के तौर पर दे दी है। क्योंकि जब पहला लेटर कुलदीप के पिता को मिला था, उसे पढ़कर उन्होंने अपने नजदीकी और आसपास के लोगों से इस बारे में चर्चा की थी कि उस लेटर में लिखी राशि उनके लिए इकट्ठा करना बहुत ही मुश्किल है और साथ ही उन्होंने ऐसा कोई सबूत नहीं दिया है जिससे कि ये कंफर्म हो जाए कि उनका बेटा उन्हीं लोगों के पास सही सलामत है। खैर, अब गब्बर सिंह ये तो समझ ही गए थे कि कुलदीप को किडनैप करने वाला जरूर मुझे और मेरे परिवार को अच्छे से जानता है और उन्हें ये शक भी था कि हो सकता है मेरे साथ रोज बच्चे की तलाश में शामिल भी हो। लेकिन वो कौन हो सकता है, क्योंकि जितने लोगों के साथ वो बात करते थे उसमें से कोई शक के दायरे में नहीं था, पर फिर भी वो किसी तरीके से इस बात का पता लगाना चाहते थे। और तभी उस दूसरे लेटर के 2 दिन बाद तारीख 11 फरवरी को फिर से एक नया लेटर उन्हें मिलता है। उस तीसरे लेटर में साफ साफ ये लिखा था कि अगर जल्दी से पैसे उसी जगह पर शीशम के पेड़ पर नहीं लटकाए तो तुम्हारा बेटा जिंदा नहीं रहेगा। अब तक गब्बर सिंह के घर पर 3 लेटर आ चुके थे और हर बार लेटर में रैंसम की रकम बदली गई थी, पर नोटिस करने वाली बात ये थी कि रैंसम की रकम तो बदली थी पर रकम देने की जगह वो तीनों लेटर्स में एक ही थी। यहीं से अब गब्बर सिंह उस जगह जाने का फैसला करते हैं। गब्बर सिंह का परिवार जहाँ रहता था वहीं से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक गाँव सरेंधी का पेट्रोल पंप, उस पेट्रोल पंप से कुछ दूरी पर सुनसान जगह पर एक शीशम का पेड़ था। अब गब्बर सिंह ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस सरेंधी गांव से हमारे गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति का कोई रिलेटिव वहां रहता है क्या, या फिर सरेंधी के आसपास के गांव का ही कोई मेरे आसपास रहता है क्या। इस बात का पता लगाने के लिए अब वो सरेंधी गांव जाते हैं, जहां जाकर वो पूछते हैं कि क्या कोई यहाँ का रहने वाला इरादत नगर यानी मेरे गांव में रहता है क्या। और काफी छानबीन के बाद उन्हें पता चलता है कि आशु का एक रिलेटिव उसी गांव में रहता है। दरअसल आशु गब्बर सिंह का पड़ोसी था, जो कि गब्बर सिंह के घर के ठीक पास में ही रहता है। गब्बर सिंह अब उस व्यक्ति के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वो किराए पर गाड़ी चलाता है और तभी गाड़ी बुकिंग के बहाने गब्बर सिंह उसे मिलने के लिए उसके पास जाते हैं। अब जब गब्बर सिंह उसे ढूंढते हुए उसके पास जाते हैं और उससे मिलकर उसे कहते हैं कि मुझे एक गाड़ी बुक करवानी है, पर वो व्यक्ति गब्बर सिंह को बुकिंग के लिए मना कर देता है और गब्बर सिंह को वहां देखकर वो थोड़ा परेशान भी हो जाता है। अब उसके मना करने के बाद गब्बर सिंह दूसरी किराए की गाड़ी लेकर ऑटो स्टैंड की तरफ जाने लगते हैं। ये देखकर वो व्यक्ति थोड़ा शांत होता है, लेकिन गब्बर सिंह कुछ दूर जाने के बाद चुपचाप फिर से वहां लौट आते हैं और इस बार वो छुपते छुपाते वहां आते हैं और तभी देखते हैं कि वो व्यक्ति किसी से फोन पर बात कर रहा है। वो बहुत ही घबराया हुआ था और जैसे तैसे गब्बर सिंह उसकी बातें चुपके से सुन लेते हैं। वो फोन पर कह रहा था कि अभी कुछ लोग मेरे पास आए थे, वो कुछ जानकारी पता कर रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। अब ये सभी बातें सुनकर गब्बर सिंह समझ जाते हैं कि हो ना हो उनके बेटे कुलदीप की किडनैपिंग में आशु का हाथ जरूर
जरूर है। पर अब भी गब्बर सिंह के मन में ये सवाल था कि जो आदमी दिन रात उन्हीं के साथ खड़ा है, उनके बेटे को ढूंढने में वो मदद कर रहा है और ना ही उनकी मुझसे ऐसी कोई दुश्मनी है, तो फिर उसने मेरे साथ ये सब क्यों किया। इधर दूसरी तरफ जहाँ पुलिस को अब तक इस केस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, वहीं अब गब्बर सिंह खुद पुलिस के पास जाते हैं और ये सारी बातें वो पुलिस को बताते हैं, क्योंकि पुलिस ही इसमें आगे अच्छे से पूछताछ कर सकती थी। इसके बाद पुलिस ने आशु को शक जताते हुए हिरासत में लिया और पुलिस द्वारा की गई पूछताछ में इस पूरी घटना का खुलासा होता है। दरअसल एक पुरानी रंजिश को लेकर 3 लोग आशु, मुकेश और कन्हैया ने मिलकर गब्बर सिंह से बदला लेने के लिए उसके बेटे कुलदीप को अगवा किया। उसके बाद उसी दिन उसकी हत्या भी कर दी। उन तीनों ने पहले ही तय कर लिया था कि वो गब्बर सिंह के बेटे को किडनैप करके उसकी हत्या कर देंगे, लेकिन अभी तक उनका फिरौती रैंसम को लेकर कोई इरादा नहीं था। अब आशु, मुकेश और कन्हैया की गब्बर सिंह से ऐसी क्या रंजिश थी जिसके चलते उन्होंने इस भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया, अब हम आपको वो बताएंगे। क्योंकि जब कुलदीप गायब हुआ था तब से लेकर आखिर तक ये लोग भी कहीं ना कहीं गब्बर सिंह के साथ ही थे और झूठी मदद का दिखावा कर रहे थे। पुलिस ने जब ये गहराई से जांच की तो पता चला कि आरोपी मुकेश पहले गब्बर सिंह के मकान में किराए पे रहता था। ये बात करीब 2 साल पहले की है। उस समय मुकेश की बहन की शादी तय हुई थी और जहाँ मुकेश की बहन की शादी तय हुई थी वहाँ के लोगों को गब्बर सिंह ने कोई ऐसी बात बता दी जिससे वो रिश्ता टूट गया था और इसी बात से मुकेश गब्बर सिंह से नाराज रहने लगा और कुछ समय बाद मुकेश की बहन ने शादी टूटने से आत्महत्या भी कर ली थी। इसी बात को लेकर मुकेश के मन में गब्बर सिंह को लेकर नाराजगी थी और कहीं ना कहीं वो उसे अपना दुश्मन मानने लगा था। वो उसे सबक सिखाना चाहता था, लेकिन समय का इंतजार करता रहा और कुछ ही दिनों बाद मुकेश वो मकान छोड़कर दूसरे मकान में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन उसने कभी इस बात की भनक नहीं लगने दी कि वो गब्बर सिंह को अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि वो सामने तो हमेशा ही उससे अच्छे से बात करता था। दूसरी तरफ आरोपी कन्हैया को भी गब्बर सिंह से दुश्मनी थी। कुछ साल पहले कन्हैया को कुछ लोगों ने गांव में चोरी करते हुए पकड़ा था। उसके पकड़े जाने पर गब्बर सिंह ने लोगों से कहकर कन्हैया की खूब पिटाई लगाई थी और तभी से कन्हैया उससे नफरत करता था, पर अकेला होते हुए वो कुछ नहीं कर सका, क्योंकि ये दोनों एक ही जगह के रहने वाले थे। और जब मुकेश ने गब्बर सिंह का घर खाली किया तो उसके बाद वो कन्हैया के ही घर में रहने लगा और एक दिन बातों ही बातों में जब कन्हैया मुकेश दोनों ने अपनी बातें एक दूसरे से शेयर की तो दोनों ने मिलकर गब्बर सिंह से बदला लेने की ठान ली और फिर दोनों ने आशु को अपने साथ मिला लिया, जिसका गब्बर सिंह से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन तीनों आरोपी गब्बर सिंह के पड़ोसी ही थे। कुलदीप के गायब होने के बाद तीनों मिलकर गब्बर सिंह के साथ खोजबीन भी करते रहे। मुकेश और आशु तो खास तौर पर अक्सर साथ ही रहते थे, इसीलिए इन्हें हर बात की जानकारी मिल जाती थी। मुकेश और कन्हैया ने अपनी आपसी रंजिश के तहत गब्बर सिंह के बेटे को किडनैप किया, फिर उसकी हत्या कर दी। पर जब गब्बर सिंह ने अपने बेटे को ढूंढते हुए 5 लाख की इनाम की राशि की घोषणा की तो उन सभी के मन में लालच आ गया और तब उन लोगों ने कुछ लेटर्स के जरिए अपनी बातें गब्बर सिंह तक पहुंचाई। हमने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था कि घर के बाहर की पहरेदारी के बावजूद वो लेटर्स गब्बर सिंह के घर के अंदर मिलते थे, तो ये कैसे मुमकिन था। दरअसल गब्बर सिंह और कन्हैया का घर पास पास ही था और कन्हैया के घर और गब्बर सिंह की दुकान दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे। इसके साथ ही कन्हैया के घर की दीवार की रोशनदान गब्बर सिंह के घर के खुले एरिया से जुड़ी थी, इसीलिए रात के वक्त चुपके से कन्हैया के घर की रोशनदान से वो लेटर्स फेंक देते थे। इन तीनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि 23 जनवरी को कुलदीप को अगवा करने के बाद वो तीनों गांव से ही दूर जंगल इलाके में कुलदीप को लेकर गए और वहां जाकर गला घोंटकर उस 9 साल के मासूम बच्चे की उन्होंने हत्या कर दी। इस कहानी के खुलते ही मुकेश, आशु और कन्हैया इन तीनों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। भले ही आखिर में पुलिस ने इस केस को सुलझाने का दावा किया हो, लेकिन एक पिता ने अपने बेटे को ढूंढने में आखिरी दम तक हार नहीं मानी। पर अफसोस की बात है, उनकी तमाम कोशिशों के बाद भी उन्होंने उसे खो दिया और बड़े ही दुख की बात है कि एक पड़ोसी होते हुए भी उन लोगों ने इस खतरनाक हत्याकांड को अंजाम दिया। इस कहानी पर आप क्या सोच रहे हैं? हमें अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर आज की ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमें लाइक जरूर करें। जल्दी ही मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। अपना ध्यान रखें, अपनी फैमिली का ध्यान रखें एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।